नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे मशहूर डिटेक्टिव शर्लक होम्स के रोमांचक किस्से। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक और दिलचस्प कहानी, संतरे के बीजों का रहस्य। इस कहानी में एक छोटी सी चीज, सिर्फ 5 संतरे के बीज कैसे मौत का पैगाम बन जाते हैं, और शर्लक होम अपने तेज दिमाग से कैसे इस रहस्य का पता लगाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जकड़ कर रखेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं शर्लक होम और संतरे के बीजों का रहस्य। सितंबर के आखिरी दिन चल रहे थे और उस दिन तेज तूफानी हवाएं चल रही थी। सारा दिन हवा चीखती रही और बारिश झाड़ी से खिड़कियों पर गिरती रही। हम यहाँ लंदन के बीच भी अपने रोज के काम से ध्यान हटाने पर मजबूर हो गए थे और समझ गए थे कि प्रकृति वो महान ताकत है जो इंसान को जब चाहे एक पिंजरे में बंद जंगली जानवर की तरह रख सकती है। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, तूफान और तेजी से शोर मचाने लगा और चिमनी के अंदर से हवा एक बच्चे की तरह चीख कर रोने लगी। मेरी पत्नी अपनी माँ के घर गई हुई थी और कुछ दिन के लिए मैं फिर अपने पुराने बेकर स्ट्रीट वाले कमरे में रह रहा था। यह तो जरूर घंटी की आवाज थी, मैंने अपने साथी को देखते हुए कहा। ऐसे मौसम में कौन आ सकता है? शायद तुम्हारा कोई दोस्त। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं मेहमानों को बुलाना पसंद नहीं करता। तो कोई क्लाइंट होगा? अगर ऐसा है तो ये कोई गंभीर मामला है। कोई बड़ा मसला ही किसी आदमी को ऐसे मौसम और वक्त में बाहर ले जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये मकान मालकिन का कोई पुराना दोस्त होगा। शर्लक होम की सारी अटकलें गलत साबित हुई, क्योंकि कुछ ही देर में सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई और दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और लैम्प को अपने से दूर उस खाली कुर्सी की तरफ मोड़ दिया जहां उस नए आने वाले व्यक्ति को बैठना था। अंदर आइए, उसने कहा। जो आदमी अंदर आया वो जवान था, लगभग 22 साल का, अच्छी तरह से तैयार और शानदार कपड़ों में था। उसकी चाल ढाल में कुछ नाजुकपना और तहजीब थी। उसके हाथ में एक भीगा हुआ छाता था और उसका चमकता हुआ रेनकोट बता रहा था कि वो कितने तेज तूफान से होकर आया है। लैम्प की रोशनी में वो इधर उधर देखने लगा और मैंने देखा कि उसका चेहरा फीका था और उसकी आंखें बोझल, जैसे कोई भारी फिक्र उस पर हावी हो। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ, उसने कहा। आप अपना कोट और छाता मुझे दो, होम्स ने कहा। वो यहाँ हुक पर लटक जाएंगे और थोड़ी ही देर में सूख जाएंगे। तुम दक्षिण दिशा से आए हो, यह मैं देख सकता हूँ। हाँ, हॉर्शम से। मैं सलाह लेने आया हूँ। ये तो आसानी से मिल जाएगी, और मदद भी। ये हमेशा इतनी आसान नहीं होती। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मिस्टर होम्स। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी कुर्सी आग के पास खींच लीजिए और अपने केस के बारे में मुझे बताएं। यह एक आम केस नहीं है। मेरे पास जो भी केस आता है वो आम नहीं होता। फिर भी मैं शक करता हूँ सर कि क्या आपने अपने पुराने तजुर्बे में कभी ऐसी अजीब और समझ से बाहर घटनाओं के सिलसिले सुने होंगे जो मेरे परिवार में हुए हैं। आपने मेरी रुचि बढ़ा दी है, होम्स ने कहा। कृपया शुरू से बताएं। वो जवान आदमी अपनी कुर्सी आगे खींच कर बैठ गया और अपने गीले पांव आग के सामने कर दिए। मेरा नाम, उसने कहा, जॉन ओपनशॉ है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, मेरी अपनी जिंदगी का इस भयंकर मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह एक वंश का मामला है, इसलिए मैं आपको हकीकत का अंदाजा देने के लिए शुरुआत से कहानी बताऊंगा। आपको ये समझना होगा कि मेरे दादा के 2 बेटे थे, मेरे चाचा एलियस और मेरे पिता जोसेफ। मेरे पिता का कोवेंट्री में एक छोटा सा कारखाना था जिसे उन्होंने साइकिल के आविष्कार के वक्त बढ़ाया। वो ओपनशॉ के ना टूटने वाले टायर के मालिक थे और उनका काम इतना सफल रहा कि उन्होंने अपना बिजनेस बेचा और अच्छी खासी धनराशि पर रिटायर होने में सफल रहे। मेरे चाचा एलियस जवानी में अमेरिका चले गए थे और वहाँ फ्लोरिडा में एक बागान के मालिक बन गए। कहते हैं वहाँ उन्होंने काफी अच्छा काम किया। जब जंग हुई तो वो फौज में लड़े और बाद में हुड के अंदर, जहाँ उन्हें कर्नल बना दिया गया। उसके बाद चाचा वापस अपने बागान के काम पर लौट गए और वहाँ 3 या 4 साल रहे। 1870 के आसपास वो यूरोप वापस आए और ससेक्स में हॉर्शम के पास एक छोटी सी जमीन ली। उन्होंने अमेरिका में अच्छी खासी दौलत कमाई थी और वहां से जाने का कारण उनको अश्वेतों से घृणा और रिपब्लिकन पॉलिसी से नफरत थी।
वो एक अजीब आदमी थे, तेज मिजाज और गुस्से में आकर बड़ी गाली गलौज करते और अपनी जिंदगी में बिल्कुल तन्हा रहते। इतने सालों तक हॉर्शम में रहे, लेकिन मुझे शक है कि कभी उन्होंने शहर का रुख किया होगा। उनके घर के आसपास एक बाग या दो तीन खेत थे जहां वो अपना वक्त बिताते, लेकिन कई बार वो हफ्ते के हफ्ते अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। वो बहुत शराब और धूम्रपान करते थे, लेकिन किसी भी तरह की संगत नहीं रखते थे। ना ही उन्होंने अपने भाई से कोई रिश्ता रखा। मुझसे उन्हें कोई एतराज नहीं था। सच कहूं तो उन्हें मुझ में दिलचस्पी थी। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो मैं लगभग 12 साल का था। उन्होंने मेरे पिता से गुजारिश की कि मुझे उनके साथ रहने दें। जब वो होश में होते तो मेरे साथ खेला करते थे और घर के नौकरों और व्यापारियों के साथ मुझे अपना प्रतिनिधि बनाते। जब तक मैं 16 का हुआ, मैं घर का पूरा प्रबंधक बन गया था। मेरे पास सभी चाबियां होती थी और मैं कहीं भी जा आ सकता था। जो चाहता कर सकता था, बस उनको परेशान नहीं करता था। लेकिन एक अजीब बात थी, उनका एक कमरा था, एक पूरा गोदाम जो छत के कमरों में था, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। उन्होंने कभी मुझे या किसी और को उसमें जाने की इजाजत नहीं दी। बच्चों वाली जिज्ञासा में मैंने एक बार चाबी के सुराग से झांक कर देखा, लेकिन कुछ अंदर दिखा नहीं। एक दिन एक विदेशी स्टैंप वाला पत्र उनके खाने की प्लेट के सामने पड़ा था। उन्हें बहुत कम पत्र मिलते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने बिल कैश में चुकाते थे और उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। इंडिया से? उन्होंने कहा, पत्र उठाने के बाद। पौंडीचेरी का पोस्टमार्क। ये क्या हो सकता है? जब उन्होंने जल्दी से पत्र खोला तो उसमें से 5 सूखे हुए संतरे के बीज निकले जो उनकी प्लेट में गिरे। मैं हंसने लगा, लेकिन मेरी हंसी अचानक रुक गई जब मैंने उनका चेहरा देखा। उनके होंठ नीचे लटक गए थे, आंखें उभर आई थी और उनका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो लिफाफे को देख रहे थे जो अभी भी अंकल के कांपते हुए हाथों में था। के उन्होंने चीखा और फिर मेरे भगवान, मेरे पापों ने मुझे पकड़ लिया। ये क्या है चाचा? मैंने चीख कर पूछा। मौत, उन्होंने कहा और टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए, मुझे डर और घबराहट के साथ छोड़कर। मैंने लिफाफा उठाया और देखा कि उसके ऊपर लाल इंक से के 3 बार लिखा हुआ था। उसके अलावा कुछ नहीं था, बस वो 5 सूखे हुए संतरे के बीज। आखिर क्या वजह थी उनके इतने बड़े डर की? मैं नाश्ते की टेबल छोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगा और एक जंग लग गई हुई पुरानी चाबी और एक छोटी सी पीतल की डिब्बी को हाथ में लेकर उन्हें नीचे आते हुए देखा। वो जो चाहे करें, लेकिन मैं उन्हें हरा दूंगा, उन्होंने एक कसम खाते हुए कहा। मैरी से कहो कि आज मेरे कमरे में आग लगाए और हॉर्शम के वकील फॉर्डम को बुलाओ। मैंने उनके हुक्म के मुताबिक किया और जब वकील आया तो मुझे उनके कमरे में बुलाया गया। वहीं पास में वो पीतल की डिब्बी खुली और खाली रखी थी। जैसे ही मेरी नजर डिब्बी पे गई तो एक झटके से मैंने देखा कि उसके ढक्कन पर वही के 3 बार लिखा हुआ था जो मैंने लिफाफे पर देखा था। मैं चाहता हूं जॉन, मेरे चाचा ने कहा, तुम मेरी वसीयत के गवाह बनो। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे पिता के नाम कर रहा हूं, जहां से निश्चिंत रूप से वो तुम तक पहुंचेगी। अगर तुम इसे शांति से चला सको तो अच्छा है, अगर नहीं तो मेरी सलाह मान लो और इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को दे देना। कृपया वो कागज साइन करो जहां मिस्टर फोर्डम तुम्हें दिखाते हैं। मैंने कागज पर हस्ताक्षर किए जहां बताया गया था और वकील उसे अपने साथ ले गया। ये अजीब घटना मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। जैसे आप सोच सकते हैं, मैं इस बारे में घंटों सोचता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मेरे चाचा में फिर भी एक बदलाव देखने को मिला। वो पहले से ज्यादा शराब पीने लगे और समाज में आने के लिए भी कम इच्छुक रहे। ज्यादातर समय अपने कमरे में अंदर से ताला लगाकर बैठे रहते। कभी कभी वो शराब के नशे में बाहर निकलते और अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर बगीचे में दौड़ने लगते, जोर से चिल्लाते हुए कि उन्हें किसी आदमी का डर नहीं है, ना ही वो किसी इंसान या शैतान के हाथों में कैद हो सकते हैं। लेकिन जब ये गुस्से का दौरा खत्म हो जाता तो वो परेशान होकर घर के अंदर भागते और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते, जैसे कि वो डर जो उनके दिल की गहराइयों में बसा है उससे वो और नहीं बच सकते। मैंने उनका चेहरा देखा था, एक ठंडे दिन पर भी पसीने से चमक रहा था, जैसे अभी अभी पानी से उठकर आए हों। तो मिस्टर होम्स, एक रात आई जब वो अपने शराबी दौरे में घर से निकले लेकिन कभी वापस नहीं आए। जब हम उन्हें ढूंढने गए
तो उनकी लाश गार्डन के कोने में एक छोटी सी पानी की भरपूर झील में मिली। उनके शरीर पर कोई हिंसा का निशान नहीं था और पानी सिर्फ 2 फुट गहरा था, इसलिए जज ने उनकी अजीब हरकतों को ध्यान में रखते हुए सुसाइड का फैसला दिया। मेरे पिता को जमीन और बैंक में रखे लगभग 14,000 पाउंड विरासत में मिले। एक पल होम्स ने बीच में बोला, आपके बयान मुझे अब तक के सबसे अद्भुत बयानों में से लग रहे हैं। मुझे आपके चाचा को मिले पत्र की तारीख और उनके सुसाइड की तारीख बताइए। पत्र 10 मार्च को आया था। उनकी मौत 2 मई की रात को हुई थी, 7 हफ्ते बाद। धन्यवाद, कृपया आगे बताइए। जब मेरे पिता ने हॉर्शम की प्रॉपर्टी अपने हाथ में ली तो मेरे कहने पर उन्होंने वो ऊपर वाले कमरे का ध्यान से जायजा लिया जो हमेशा बंद रखा गया था। वहां हमें वही पीतल का डिब्बा मिला, हालांकि उसकी सामग्री जली हुई थी। डिब्बे के ढक्कन पे के लिखा था। 1 साल तक सब ठीक था। नए साल के चौथे दिन जब हम नाश्ते के टेबल पर बैठे थे तब मैंने अपने पिता की तीखी चीख सुनी। वो नए खुले हुए लिफाफे को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में वही 5 सूखे हुए संतरे के बीज को पकड़े हुए बैठे थे। ये क्या मामला है जॉन? उन्होंने हिचकिचाहट से पूछा। मेरा दिल भारी हो गया। ये के है, मैंने कहा। वो तो है, उन्होंने कहा। ये वही अक्षर हैं, लेकिन ऊपर ये क्या लिखा है? कागजों को धूप घड़ी पर रख दो, मैंने उनके कंधे से देखते हुए कहा। क्या कागज? कहाँ है धूप घड़ी? उन्होंने पूछा। बागीचे की धूप घड़ी, और कोई नहीं है, मैंने कहा। लेकिन ये वो कागज होने चाहिए जो जला दिए गए हैं। ये क्या बकवास है? उन्होंने अपनी हिम्मत को पकड़कर कहा। ढूंढे से, मैंने पोस्टमार्क पर देखकर कहा। यह तो एक बेकार का मजाक है, उन्होंने कहा। मुझे धूप घड़ी और कागजों से क्या लेना देना? मैं इस तरह की बकवास पर ध्यान नहीं दूंगा। तीसरे दिन के बाद जब वो पत्र आया, मेरे पिता एक पुराने दोस्त से मिलने चले गए। मुझे खुशी हुई कि वो घर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा जब तक वो घर से दूर हैं तब तक वो खतरे से दूर रहेंगे। लेकिन मुझे इस बात का गलत अंदाजा था। उनके गायब होने के दूसरे दिन मुझे उनके दोस्त का एक टेलीग्राम आया जिसमें उन्होंने मुझे तुरंत आने को कहा। मेरे पिता एक गहरे गड्ढे में गिर गए थे और बेहोश एक टूटी हुई खोपड़ी के साथ मिले। मैं उनके पास गया, लेकिन वो कभी होश में नहीं आए। उनका कहना था कि वो फेरहम से लौट रहे थे और जब रात का अंधेरा छाने लगा तब उन्हें नहीं पता था कि उनके रास्ते में वो गड्ढा है जो कि खुला था। कोर्ट ने इसे हादसे का नाम दिया। इस भयानक तरीके से मुझे अपनी विरासत मिली। आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने इसे क्यों नहीं बेचा। मुझे लगता है कि ये रहस्य मेरे अंकल के जीवन से जुड़ा है और ये खतरा किसी एक घर में उतना ही होगा जितना दूसरे घर में। जनवरी की बात है जब मेरे बेचारे पिता की मौत हुई और तब से 2 साल 8 महीने गुजर गए। इस दौरान मैंने हॉर्शम में खुशी से जीना शुरू किया और मुझे लगने लगा कि यह श्राप मेरे परिवार से निकल गया है और यह पिछली पीढ़ी के साथ खत्म हो गया है। मैं ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन कल सुबह वो झटका मेरे ऊपर गिरा, वही रूप जिसमें यह मेरे पिता पर आया था। युवा आदमी ने अपने कोट से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखते ही 5 सूखे संतरे के बीज उसमें से झटक दिए। ये वही लिफाफा है, उन्होंने आगे कहा। इस पर पोस्टमार्क लंदन पूर्वी प्रभाग का है। इसमें वही शब्द हैं जो मेरे पिता के अंतिम संदेश पर थे, के और फिर कागज को धूप घड़ी पर रख दो। आपने क्या किया? होम्स ने पूछा। कुछ नहीं। कुछ नहीं? सच कहा। उसने अपने पतले सफेद हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे बेचैनी महसूस हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बेचारा खरगोश हूं जब नाग उसकी तरफ आता है। शर्लॉक ने कहा, आपको कुछ करना चाहिए, वरना आप पर खतरा है। सिर्फ सक्रिय होने से ही आप बचेंगे। यह उदासी का समय नहीं है। मैं पुलिस के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने मेरी कहानी को मुस्कुराहट के साथ सुना। मैं पूरी तरह यकीन कर गया हूँ कि इंस्पेक्टर ने यह सोच लिया था कि ये सब मजाक है और मेरे रिश्तेदारों की मौत वाकई में दुर्घटना थी, जैसा कोर्ट ने कहा, और इसे चेतावनी से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुझे एक हवलदार दिया है जो मेरे घर में मेरे साथ रह सकता है। क्या वो आज रात आपके साथ आया है? नहीं, उनका आदेश था कि घर में रहो। फिर से होम्स ने हवा में गुस्सा दिखाया। आप मेरे पास क्यों आए हैं? होम्स ने चीख कर कहा। और सबसे पहले
आप तुरंत क्यों नहीं आए? मुझे नहीं पता था। आज ही मैंने अपने दोस्त से अपनी मुश्किलाहट के बारे में बात की और उन्होंने मुझे आपके पास आने की सलाह दी। वाकई में ये 2 दिन हो गए हैं जब आपको ये पत्र मिला। हमें कुछ पहले ही करना चाहिए था। आपके पास कोई और सबूत होगा जो आपने हमारे सामने नहीं रखा? कोई ऐसी सूचना जो हमें आगे मदद करे? एक चीज है। उसने अपनी कोट से एक नीले रंग का पेपर निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। मुझे याद है, उसने कहा, कि जब मेरे अंकल ने कागजों को जलाया तो उसमें से ये एक कागज बच गया था। शायद ये एक प्राइवेट डायरी का पेज है। यह लिखाई निश्चित रूप से मेरे अंकल की है। होम्स ने लैम्प को हिलाया और हम दोनों पेपर के टुकड़े के ऊपर झुक गए। इसका शीर्षक था मार्च 4। हडसन आया, वही पुराना प्लेटफॉर्म। 7। मैक्लॉय, पैरामोर और जॉन स्वेन सेंट एगस्टिनी पर बीच रखे। 9। मैक्लॉय ने साफ किया। 10। जॉन स्वेन ने साफ किया। 12। पैरामोर से मुलाकात की। सब ठीक है, धन्यवाद, होम्स ने कहा, पेपर को बंद करते हुए और हमारे मेहमान को वापस करते हुए। और अब आपको किसी भी हालात में एक पल भी खोना नहीं चाहिए। हमारे पास बात करने का समय नहीं है। आपको तुरंत घर जाना होगा और कुछ करना होगा। मैं क्या करूं? सिर्फ एक ही काम है करने के लिए। आपको इस कागज के टुकड़े को जो आपने हमें दिखाया उस डिब्बे में रखना होगा और आपको एक नोट भी रखना होगा। आपको यह भी एक नोट रखना होगा कि सभी दूसरे कागज आपके अंकल ने जला दिए हैं और यह अकेली चीज बची है। आपको इसे ऐसे शब्दों में कहना होगा जिससे विश्वास हो जाए। ये करने के बाद आपको तुरंत डिब्बे को धूप घड़ी पर रख देना चाहिए, जैसे कि कहा गया है। क्या आप समझ गए? पूरे तरीके से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, नौजवान ने कहा। कोई पल मत खोइए और सबसे जरूरी इस बीच अपना ख्याल रखिए। आप कैसे लौटेंगे? वाटरलू से ट्रेन से। अभी 9 बज रहे हैं, सड़क पर भीड़ होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आपको खुद का बहुत ध्यान रखना होगा। मैं हथियार लेकर चला हूँ। ये अच्छा है। कल मैं आपके केस पर काम शुरू करूंगा। तो मैं आपसे हॉर्शम पर मिलूं? नहीं, आपका राज लंदन में है। वहीं पर मैं इसे ढूंढूंगा। फिर मैं 1-2 दिन में आपके पास आऊंगा डिब्बे और पेपर के बारे में खबर लेने। मैं हर तरह से आपकी सलाह पर अमल करूंगा। उसने हम दोनों से हाथ मिलाया और चला गया। बाहर हवा अब भी चीख रही थी और बारिश खिड़कियों पर गिर रही थी। शर्लॉक होम्स कुछ समय के लिए चुप रहा, अपने सर को आगे की तरफ झुकाकर और आंखें आग की लाली पर घूर रहा था। मुझे लगता है वॉटसन, उसने आखिरकार कहा, कि हमारे सभी केसेस में हमें इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं मिला है। तो ये क्या है? ये के कौन है? और ये बेचारे परिवार का पीछा क्यों कर रहा है? शर्लॉक होम्स ने अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी कुर्सी के हाथों पर अपनी कोनी रख दी। उसने कहा, अब इस केस के लिए जो आज रात हमारे को दिया गया है, हमें जरूरी सारी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। कृपया मुझे अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया का के लेटर दो जो तुम्हारे पास अलमारी पे रखा है। धन्यवाद। अब हम इस स्थिति पर विचार करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या निकाला जा सकता है। पहले तो एक मजबूत धारणा के साथ शुरू करते हैं कि कर्नल ओपनशॉ के पास अमेरिका छोड़ने का कोई मजबूत कारण था। इस उम्र में आदमी अपनी सभी आदतों और फ्लोरिडा के सुंदर मौसम को एक इंग्लिश गांव की अकेली जिंदगी के लिए खुद से नहीं बदलता। इंग्लैंड में उसकी अकेलेपन की भावना यह दर्शाती है कि वो किसी चीज से डरता था। क्या तुमने इन पत्रों के पोस्टमार्क पर ध्यान दिया? पहला पौंडीचेरी से था, दूसरा डुंडी और तीसरा लंदन से। तुम इससे क्या निकालते हो? सभी बंदरगाह हैं, यानी लेखक एक जहाज पर था। शानदार, हमें पहले ही एक सुराग मिल गया। इसमें कोई शक नहीं है कि लेखक जहाज पर था। पौंडीचेरी के केस में धमकी और उसका परिणाम आने में 7 हफ्ते लगे, जबकि डुंडे में यह सिर्फ 3 या 4 दिन में हो गया। क्या ये कुछ सोचने पर मजबूर करता है? ज्यादा दूरी तय करने में? लेकिन पत्र को भी ज्यादा दूरी तय करनी थी। मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने कहा। यहाँ पर कम से कम यह धारणा है कि जहाज में आदमी है। वो एक चलता जहाज है।
ये ऐसा लगता है कि वो अपने उद्देश्य पर जाते वक्त चेतावनी भेजता है। आप देखते हैं कि कैसे काम और संकेत इतनी तेजी से होते हैं जब ये ढूंढे से आता है। अगर ये पौंडीचेरी से एक स्टीमर में आता अगर ये पौंडीचेरी से स्टीमर में आता तो वह अपने पत्र से लगभग उतनी ही जल्दी पहुंचता, लेकिन वास्तव में 7 हफ्ते लग गए। मुझे लगता है ये 7 हफ्ते उस खत वाली नाव और जहाज के बीच का फर्क है जो पत्र लेके आई। जो पेपर ओपनशॉ के पास था वो साफ साफ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए जान की बात है जो जहाज में है। मुझे लगता है ये बिल्कुल साफ है, इसमें एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। एक आदमी 2 मौत को इस तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। उन्हें पेपर चाहिए, चाहे उन्हें कोई भी रखे। इस तरीके से तुम देखो कि के एक व्यक्ति के अक्षर नहीं है, बल्कि एक समाज की पहचान है। लेकिन किस समाज की? क्या तुमने कभी कू क्लैक्स क्लैन का नाम सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना। कू क्लैक्स क्लैन एक नाम जो बंदूक को कॉक करने की आवाज से प्रेरित है। यह भयानक गुप्त समाज सिविल वॉर के बाद दक्षिण राज्यों में कुछ पुराने सैनिकों द्वारा बनाया गया था और यह जल्दी ही देश के अलग अलग हिस्सों में शाखा बनाने लगा। इसकी ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया, मुख्य रूप से अश्वेत वोटर्स को डराने और उन लोगों का खून करने और देश से भगाने के लिए जो इनके विचारों के विरुद्ध थे। ये अपने लक्ष्य को ऐसी चीजें भेजते थे जैसे ओपनशॉ को भेजा। अगर वो इस मामले का सामना करते तो मौत अनिवार्य रूप से उन पर आती, और आमतौर पर किसी अजीब और अनजानी तरीके से। आखिरकार ये आंदोलन अचानक ही गिर गया। हालांकि इस तरीके के बाद में कभी कभी कुछ आक्रमण देखे गए। तुमने देखा, होम्स ने किताब को नीचे रखते हुए कहा, कि एक समाज का टूट जाना, ओपनशॉ का अमेरिका से उन पेपर के साथ गायब होना, सब मुनाजिब है। ये कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। तुम समझ सकते हो कि ये रजिस्टर और डायरी कुछ प्रमुख लोगों को दक्षिण में शामिल कर सकती है, और इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें रात को नींद नहीं आती होगी जब तक ये पेपर उन्हें वापस नहीं मिल जाते। तो वो पेपर जो हमने देखे, ये ऐसे ही हैं जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं। यह लिखा हुआ था, अगर मुझे याद है, ABC को बीज भेजे, यानी कि आदमियों को चेतावनी भेजी। अच्छा, मुझे लगता है डॉक्टर कि हम इस अंधेरे स्थल पर कुछ रोशनी ला सकते हैं, और मुझे यकीन है कि अभी के लिए ओपनशॉ के पास एक ही मौका है जो मैंने उसे बताया। आज के लिए और कुछ करने की या कहने की जरूरत नहीं है। सुबह को मौसम साफ हो गया और सूरज धुंधली चमक के साथ था और बादल शहर पर से छट रहे थे। जब मैं नीचे आया तब तक शर्लॉक होम्स नाश्ता कर रहा था और मैं उसके साथ बैठ गया, और तभी मेरी नज़र एक अखबार पर पड़ी जिसने मेरे दिल को काट दिया। होम्स, मैंने चीख कर कहा, अब देर हो गई है। आह, उसने कहा अपना कप नीचे रखते हुए। मुझे इसी की चिंता थी। ये कैसे हुआ? उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं देख सकता था कि वो गहरे रूप से प्रभावित हुआ था। मेरी नज़र ने ओपनशॉ का नाम देखा और शीट्स पर लिखा था, वाटरलू ब्रिज के पास दुर्घटना। ये इसका विवरण है। कल रात 9 से 10 के बीच पुलिस हवलदार कुक H डिवीजन का वाटरलू पुल के पास ड्यूटी पर था जब उसने मदद की चीख और पानी में एक डुबकी की आवाज़ सुनी। लेकिन रात बहुत अंधेरी और तूफान भरी थी, इसलिए कई गुजरने वालों की मदद के बावजूद बचाव करना मुमकिन नहीं था। हम कुछ समय के लिए चुप रहे। होम्स पहली बार मुझसे ज्यादा उदास और हिला हुआ नजर आ रहा था। यह मेरी इज्जत पर चोट पहुंचाता है वॉटसन, उसने आखिरकार कहा। अब यह मेरे लिए व्यक्तिगत मामला बन गया है, और अगर भगवान ने मुझे स्वास्थ्य दिया तो मैं इस गैंग पे हाथ डाल दूंगा। वह मेरे पास मदद के लिए आया, और मैंने उसे उसकी मौत की तरफ भेज दिया। उसने अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में घूमना शुरू कर दिया, बेचैनी से। अच्छा वॉटसन, हम देखेंगे कि लंबी रेस में कौन जीतेगा। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। पुलिस के पास? नहीं, मैं अपने आप में पुलिस बनूंगा। जब मैं जाल बुनूंगा तब वो मकड़ियां पकड़ेगा, लेकिन इससे पहले नहीं। पूरा दिन मैं अपने व्यावसायिक काम में व्यस्त रहा, और रात को जब बेकर स्ट्रीट पर वापस आया, शर्लॉक होम्स अभी तक वापस नहीं आया था।
लगभग 10 बजे उसने प्रवेश किया। वो सुस्त और थका हुआ लग रहा था। तुम्हें भूख लग रही है? मैंने कहा। बहुत भूख लगी है, ये मेरी याद से ही निकल गया था। मुझे नाश्ते के बाद से कुछ नहीं मिला, उसने जवाब दिया। तुम्हारे पास कोई सुराग है? मेरे हाथ की खुदाई में। नौजवान ओपनशॉ का बदला लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। क्यों वॉटसन, चलो उनकी अपनी शैतानी निशानियां उन पर लगाते हैं। ये अच्छा विचार है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने अलमारी से एक संतरा उठाया और उसे तोड़कर उसने टेबल पर बीज छोड़ दिए। उनमें से उसने 5 उठाए और एक लिफाफे में डाल दिया। लिफाफे के ऊपर लिखा SH फॉर JO। फिर उसने उसे सील किया और कैप्टन जेम्स कैलहॉन, लोन स्टार, सवाना, जॉर्जिया का एड्रेस लिखा। ये उसका इंतजार करेगा जब वो बंदरगाह पर प्रवेश करेगा, उसने हंसकर कहा। यह उसके लिए रात की नींद उड़ा सकता है। वो इसे अपनी किस्मत का निश्चिंत संकेत पाएगा, जैसे ओपनशॉ ने पहले पाया था। और ये कैप्टन कैलहॉन कौन है? गैंग का लीडर। मुझे दूसरे भी मिलेंगे, लेकिन पहले इससे निपटते हैं। तुमने इसका पता कैसे लगाया? उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला जो तारीखों और नामों से भरा हुआ था। मैंने पूरा दिन, उसने कहा, लॉयड के रजिस्टर्स और पुराने अखबारों के फाइल्स पर बिताया, उन सभी जहाजों की जानकारी को देखते हुए जो जनवरी फरवरी में पोंडीचेरी पर रुके थे। उनमें से 36 जहाज थे जो वहां इस महीने आए थे। उनमें से एक, लोन स्टार, तुरंत मेरी नजर में आया क्योंकि हाल ही में इसकी लंदन से निकलने की खबर मिली थी। ये नाम उनमें से एक था जो यूनियन के राज्यों को दिया गया था, टेक्सिस, मुझे लगता है। और फिर क्या हुआ? मैंने डुंडे के रिकॉर्ड को देखा और जब मुझे पता चला कि लोन स्टार वहां जनवरी में था तो मेरी शंका एक यकीन में बदल गई। उसके बाद मैंने उन जहाजों के बारे में पूछा जो अभी लंदन के पोर्ट पर हैं और आज सुबह ही ये लंदन से निकल चुका है। वो और 2 लोग, जितना मुझे पता है, शिप के अमेरिकन हैं, बाकी सब फिन्स या जर्मन हैं। मुझे ये भी पता है कि तीनों कल रात शिप से दूर थे। मुझे ये उस आदमी से पता चला जो उनका माल उतार रहा था। जब तक उनका जहाज सवाना पहुंचता है तब तक मेल बोट इस खत को लेकर जा चुकी होगी और खत सवाना की पुलिस को यह बता देगा कि तीनों यहां मर्डर के अपराध में चाहिए। और फिर कुछ दिन बीते, लेकिन हमेशा बेहतरीन मनुष्यों की योजना में एक कमी होती है और जॉन ओपनशॉ के हथियारों को कभी भी वो संतरे के बीज नहीं मिलने वाले थे जो उन्हें यह दिखाता कि एक और उनसे चतुर और दृढ़ आदमी उनके पीछे है। हमने लोन स्टार ऑफ सवाना की खबर का इंतजार किया, लेकिन कभी आई नहीं। आखिर में हमने सुना कि बहुत दूर अटलांटिक समुद्र में एक टूट गया लकड़ी का फट्टा एक लहर के किनारे में झूल रहा था जिस पर LS लिखा हुआ था। और वही सब जो हम कभी लोन स्टार की किस्मत के बारे में नहीं जान पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको शर्लॉक होम्स और उसके तेज दिमाग के साथ ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।